दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सरकार के बारे में, दिल्ली की राज्य सरकार जो केंद्र शासित सरकार है, उसकी सरकार के बारे में जिस बहुप्रतीक्षित फैसले का इंतजार था, वो फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और उस फैसले में साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली में चाहे कोई भी सेक्रेटरी हो, कोई भी अधिकारी हो, जो सब्जेक्ट दिल्ली की विधानसभा की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उस सब्जेक्ट के मामले में, उस विषय के मामले में दिल्ली की सरकार का आदेश मानना बाध्यकारी है। किसी भी अधिकारी के लिए दिल्ली की सरकार के आदेश की अवहेलना करने की इजाजत उसे नहीं दी जा सकती। और यह मामला दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के मामले में आया है। वो चीफ सेक्रेटरी यानी नरेश कुमार, जिन्हें कहीं ना कहीं नई दिल्ली यानी कि लुटियंस दिल्ली, भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वरदहस्त प्राप्त माना जाता है। चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास जरूर है, सेवा में बनाए रखने और हटाने या एक्सटेंशन देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास जरूर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट पर आदेश की तामील कराने के मामले में जो भी दिल्ली की सरकार यानी मौजूदा दौर में कहें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसके पास जो अधिकार है, उस अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। और वो आदेश उसे उन विषयों पर वैसे ही मानने होंगे जैसे किसी पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को, अपने चीफ सेक्रेटरी को आदेश देता है। सिर्फ 3 मामलों पर न्यायालय के विस्तृत रिपोर्ट को पढ़ने पर जाहिर होता है कि सिर्फ 3 मामले, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन 3 मामलों को छोड़ करके बाकी सारे मामलों पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार का आदेश चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को मानना होगा। अब वो नरेश कुमार रहे या कोई दूसरे आ जाएं, आदेश दिल्ली की निर्वाचित सरकार का चलेगा और उसके ऊपर कोई भी कटौती कोई नहीं कर सकता। यदि अरविंद केजरीवाल जो अधिकार उनके पास है, उस मामले में जो आदेश देंगे, वो आदेश उसी प्रकार से दिल्ली के मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को मानना होगा या दूसरे अधिकारियों को मानना होगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकार या दूसरे पूर्ण राज्यों के सरकारों को मानना होता है। केवल 3 विषयों का एक्सेप्शन दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली की विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है और पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। पुलिस, सबको पता है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। सबको पता है कि डीडीए भी केंद्र सरकार के अधीन है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय मोटे तौर पर डीडीए की जमीन का कैसे उपयोग हो उसके बारे में फैसले लेता है। और पब्लिक ऑर्डर के मामले में भी केंद्र सरकार का अपर हैंड है, वो फैसले करने का अधिकार भी उसे ही है। लेकिन जो मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास है, उन मंत्रालय के मामलों में जो संविधान के 1992 के संशोधन यानी आर्टिकल 239AA 239 ए के माध्यम से जो अधिकार दिल्ली के सरकार को मिले हुए हैं, उस मामलों में, उस अधिकार में यदि केंद्र सरकार भी, और केंद्र सरकार अपने किसी अधिकारी के मार्फत जो दिल्ली में पोस्टेड है, जो दिल्ली की सरकार के अधीन पोस्टेड है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, उसे दिल्ली के अधिकारों में कटौती कराने संबंधी, उसे लटकाने संबंधी किसी भी प्रकार के आदेश को मानने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट कहेगी, जो दिल्ली विधानसभा का बहुमत कहेगा, उन मामलों में उन्हें उनका आदेश मानना होगा। अब तक यही देखा जा रहा था कि एलजी के माध्यम से कभी, तो कभी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से दिल्ली के विधानसभा को जो अधिकार मिले हुए हैं उसमें भी बार बार अड़ंगा लगाने की कोशिश होती थी। लेकिन आज जितनी बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को मिली है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना तगड़ा झटका, जोर का झटका कम से कम दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों को और अपने पिट्ठुओं के माध्यम से, पिट्ठू अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा के अधिकारों को अपने द्वारा डिक्टेट कराने की जो कोशिशें चल रही थी, उन कोशिशों को पलीता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले भी कहा था कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के मामले में दिल्ली सरकार का आदेश ही चलेगा। तब भी किसी न किसी बहाने रोकने की कोशिश हुई, अध्यादेश की बात कही गई। अब अध्यादेश का मामला क्या है, वो एक ग्रे एरिया है और अध्यादेश के माध्यम से जिन अधिकारों में कटौती करने की बातें की गई है वो भी एक ग्रे एरिया है। लेकिन
फिलहाल तो इस ऑर्डर को पढ़ने पर साफ साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बड़ी जीत हासिल की है। कोई भी अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, वो दिल्ली की निर्वाचित सरकार को स्टैंड स्टिल पोजीशन में नहीं रख सकता, उसके निर्णयों को स्टैंड स्टिल पोजीशन में नहीं रख सकता। यानी उनके निर्णयों पर, विधानसभा में चुनी हुई सरकार के फैसलों पर कोई कुंडली मारकर कोई अधिकारी नहीं बैठ सकता। और यह बात जब जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जो 29 नवंबर को जो लिमिटेड फैसला सुनाया था, वो फैसला विस्तृत रूप में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को, यानी दिल्ली की सरकारें दोनों ही हैं, एक देश की सरकार है, एक दिल्ली की सरकार है, तो देश की सरकार को यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को एक मामले में जरूर छूट मिली है, और वो छूट नहीं है, दरअसल वो भी उनके अधिकारों की अभिव्यक्ति ही है। पहले से भी यही होता रहा है कि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति भारत सरकार करती रही है, लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की स्थिति कमोबेश वैसे ही होती है जिसके एक ऐसा नौकर जिसके 2 मालिक हों। 3 सब्जेक्ट यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामले पर उसे दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की सुननी होगी, और बाकी मामलों में उसे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सुननी होगी। अरविंद केजरीवाल आज राज्य में सत्ता में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और यही अधिकारों की लड़ाई कई बार LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, तो कई बार अधिकारियों के माध्यम से होती रही है, कई बार अध्यादेश के माध्यम से होती रही है, तो कई बार किसी दूसरे तीसरे माध्यम से होती रही है। लेकिन इस प्रकार से जो कोशिशें चल रही है, इन कोशिशों का कोई नतीजा फिलहाल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। और जब इस कोशिशों का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा था, तो सर्वोच्च न्यायालय के यहां मामला पहुंचना स्वाभाविक था। सर्वोच्च न्यायालय का यह ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि 2 राज्यों के बीच का विवाद, या किसी राज्य या केंद्र का विवाद, या राज्यों के समूह या केंद्र के बीच का विवाद, इन सब का निपटारा करना जो भारत का संविधान कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और उसी को, संविधान की उसी भावना का अनुपालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला पहुंचा और इसकी सुनवाई हुई, तो साफ साफ जस्टिस चंद्रचूड़ और बाकी दोनों माननीय जजों को यह साफ साफ लगा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकारों को मालाफाइड इंटेंशन से अधिकारियों के द्वारा उनके काम में बाधा डालकर किसी न किसी प्रकार से रोकने की कोशिशें की जा रही है। दिल्ली की सरकार क्यों ना अपने फैसले ले? दिल्ली की सरकार अपने अधीन जो अधिकारी हैं, जिनके ट्रांसफर का अधिकार राज्य सरकार को है, वो काम क्यों ना करें? उस पर चीफ सेक्रेटरी क्यों अड़ंगा लगाए? दिल्ली की सरकार अपने फैसलों को लेकर के क्यों अपनी निर्वाचित विधानसभा का अपमान करे? निर्वाचित विधानसभा के अधिकारों का सम्मान करना भी सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार संसद की शुचिता का सम्मान सुनिश्चित करना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदा सरकार के जिम्मे है, उसी प्रकार अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की उनके अधिकारों और उनकी शुचिता का सम्मान करना ये राज्य सरकारों के जिम्मे जाता है। और अब जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ बोल दिया, तो अब किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को घेरा जाएगा, ये भी देखे जाने वाली बात होगी। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में आम आदमी पार्टी तमाम बातें कहती है। कई लोग ये कहते हैं कि यदि किसी के भी आदेश पर या किसी भी अप्रूवर के बयान पर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है, तो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि तिहाड़ जेल से ही सरकार चलेगी। क्यों ना सरकार तिहाड़ जेल से चले ऐसे हालात में? क्या भारत का संविधान इसे रोकता है? और सीधी सी बात है कि जब बिना किसी मनी ट्रेल के, बिना किसी पैसे के ट्रांजैक्शन के प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, जब किसी व्यक्ति को किसी के कहने पर कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, वो ईडी गिरफ्तार करती है, बाद में वो सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन जाता है और फिर कहता है कि अमुक व्यक्ति को मैंने पैसे दिए, तो उसके कहने के आधार पर आखिर क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए? और जब गिरफ्तार किया जाए तो वो व्यक्ति जेल से अपनी कैबिनेट को क्यों ना चलाए? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहेंगे कि लालू यादव ने नहीं किया था। मत भूलिए कि लालू यादव के खिलाफ जिस वक्त लालू यादव ने इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, यानी 25 जुलाई 1997 को, मनी ट्रेल के बारे में साफ साफ सबूत दिख रहे थे। न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग जांच की कर रहा था। सीबीआई उस दौर में जो जांच कर रही थी, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि लालू यादव के मामले में, चारा घोटाले के मामले में, सीबीआई का जो अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी जांच अधिकारी होगा,
वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करेगा, ना कि अपने ऊपर के अधिकारी को यानी सीबीआई डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। और साफ साफ दिख रहा था कि मनी ट्रेल वहां प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। तब जाकर लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। यहां तो ईडी को इतने ड्रैकोनियन राइट्स दे दिए, खासकर पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहने के दरमियान, कि कोई किसी के बयान पर किसी के ऊपर कोई भी पैसे के लेन देन का आरोप लगा दे, उस व्यक्ति को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। यह सीधा सीधा मौलिक अधिकारों का हनन है। खैर, यह मुद्दा दूसरा है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अधिकारों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर यदि हम गौर करें तो साफ साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को सीधी जीत मिली है, अपने संवैधानिक अधिकारों के मामले में जीत मिली है। और उनके अधिकारों की कटौती करने में लगी केंद्र सरकार को, जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट यानी दिल्ली की सरकार को हस्तांतरित विषयों के मामले में भी जो हस्तक्षेप करना चाहती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ब्रेक लगाने का काम किया है। अधिकारी आप अपॉइंट करें, लेकिन आदेश उन्हीं का मानना होगा। और ये हालात जब बन गए हैं तो ये टकराव खत्म होगा या टकराव बढ़ेगा, इसकी तो फिलहाल उम्मीद ही की जा सकती है कि टकराव खत्म होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी को तंग ही करना है, सवाल यह है कि जब किसी के निर्वाचित सरकार के अधिकारों में कटौती और उस सरकार को परेशान करने की मानसिकता ही लानी है, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाले समय में मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर नहीं पहुंचेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर गौर कीजिए, जिसमें दिल्ली सरकार के ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के हस्तांतरित विषयों के मामले में चीफ सेक्रेटरी को एक तरह से बाध्यकारी बना दिया है कि आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार के, उनकी कैबिनेट के आदेशों की तामील करनी ही होगी। और तामील करने से आप पीछे नहीं हट सकते। और जब आप पीछे नहीं हट सकते तो फिर दिल्ली में यानी लुटियंस दिल्ली में यानी केंद्र सरकार में बैठे हुए अपने आकाओं को, जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं चीफ सेक्रेटरी की, उन अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे, ये भी देखे जाने वाली बात होगी। फिलहाल एक्सटेंशन 6 महीने का मिल गया है, लेकिन यह एक्सटेंशन एक अधिकारी को मिला है। आदेशों को लंबे समय तक, अंतहीन समय तक टाले रखने के मामले में कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, बल्कि वहां अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। तो अरविंद केजरीवाल आज की विक्ट्री के बाद किस रूप में सामने आएंगे, ये देखे जाने वाली बात होगी। और इस विक्ट्री के बाद जो माहौल बनेगा, इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक, कानूनी और दूसरे मामले में लपेटने की कोशिश करती है, ईडी अपने दायरे का विस्तार किस रूप में करने की कोशिश करती है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।